10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटे, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वो जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना होता था, और ये महाशय एक ही बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन और रह गए तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? ये महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तोल। रंगीलाबाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बैल? भाल, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम ना खाया होगा, पक्की तोल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनवाए, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूँगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो और रहिए। ये कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं ये महाराज सचमुच ना रह जाएं, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मोटे, एक दो दिन की तो कोई बात ना थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा। पर बुरा ना मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग्य समझते हैं, और सारा घर छोटे से बड़ा तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहाँ अपना आदर नहीं, वहाँ एक क्षण भी ठहरना असह्य है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं, वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ? और अपराध किसे कहते हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि ये महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तोल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक ना लें। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े हैं। आपका नाम सुनकर आए थे, ये ना जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसे झेपे कि मुंह से बात ना निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार ना पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत ना हुआ। सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा ना सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़क्का भी समाया हुआ था कि ये टिक ना जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह ना था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने गया, और कहा भी तो उच्च स्वर में। ये दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता है? न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि ये विपत्ति गली पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा।
ये सोच विचार करते हुए वो घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले। भाल, विपत्ति आती है तो अकेली नहीं आती। ये क्या जानता था कि वो द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो, जब तुम्हें वहां विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है, जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भाल, यूं जानना बचेगी, लाओ 10 रुपए विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत ना दिखाए। रंगीली ने बहुत अचताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिए। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद रखोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपए देकर इसे उल्लू बना लूंगा। इस फेर में ना रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया, कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। परिच्छेद 4। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरवस्था का ये पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो, लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोंपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृतांत सुना दिया था। वो इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा, पंडित जी तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या। कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना आएगी अम्मा। कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है। कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती। कल्याणी, तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा, तब तो सारा घर जल गया होगा, कहाँ रहते होंगे, बहन कहाँ जाकर रहेगी। कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती, आग नहीं लगी वो हमारे यहाँ ब्याह ना करेंगे। कृष्णा, ये क्यों अम्मा, पहले तो वही ठीक हो गया था ना। कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची है अम्मा। कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या है, पूरा कसाई, निर्दयी दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ, बहन उसके साथ कैसे रहती। ये तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो। कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इनका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच ये तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं, ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी। बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की ज़रूरत ना थी, अच्छे वर की ज़रूरत ना थी। अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता। अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। ये रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है,
कुलीन है तो हुआ करे, दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। दहेज हो तो सारे दोष गुण हो जाते हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं करा सकता। उसे अपने लड़के अपनी लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वो गायों को। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे। लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी। इसीलिए वो कोई बड़ी रकम दहेज में ना दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए। वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई पाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वो वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दावात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी, कब लौटे? मोटेराम, लौटा तो प्रातःकाल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल ना मिले थे। मैंने कहा कि लगे हाथ ये भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर से ही लौट रहा हूं। कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटे, कार्य क्यों ना सिद्ध होगा, भला ये भी कोई बात है। 5 जगह बातचीत कराया हूं, 5 की नकल लाया हूं। उनमें से आप चाहें जिसे पसंद करें। ये देखिए, इस लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 रुपये में बात तय हो जाएगी। मांगते तो ये 3000 हैं। कल्याणी, लड़के के कोई भाई है? मोटे, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कंवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। ये लड़का रेल के सींगे में 50 रुपये महीने पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहां कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती, देखकर तो मक्खी नहीं निकली जाती। मोटे, तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफा है, कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही है, पर कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए, उससे कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कूटना घर ही में होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे, इसकी कुछ ना पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, ये चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटे, बहुत ही उत्तम पुराने रईस हैं। अच्छा, ये 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो बीए तक है, पर उसी छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं। खानदान ना बहुत अच्छा है ना बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सचरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय ना होगा। मांगते तो वो 3000 हैं। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटे, मुझे तो 2 वर पसंद हैं। एक वो जो रेलवे में है और दूसरा वो जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले के तो खानदान में आप दोष बताते हैं। मोटे, हाँ,
ये दोष तो है, छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी, यहाँ 1,000 देने को कहाँ से आएगा? 1,000 तो आपका अनुमान है, शायद वो और मुंह फैलाए। आप तो घर की दशा देख ही रहे हैं, भोजन मिलता जाए यही गनीमत है, रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए। बस वकील साहब ही बच रहते हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, इन्हीं को क्यों ना रखिए। मोटेराम, आप खूब सोच विचार लें, मैं यूं आपकी मर्जी का ताबेदार हूं, जहां कहिएगा वहां जाकर टीका कराऊंगा। मगर 1,000 का मुंह ना देखिए, छापे खाने वाला लड़का रत्न है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसे ये रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आए? कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले तो खा पी कर चंपत हुए, अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती। बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है, उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब अपना काबू भी हो। आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बदा है, तो जहां जाएगी सुखी रहेगी। दुख भोगना है तो जहां जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराएं। परिच्छेद 5। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक ना थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता, जहाँ तक कि कभी कहीं घूमने भी ना जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई ना कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत ना थी, वही घर की मालकिन थी। उनका नाम था रुक्मणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई ना था, स्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वो उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वो बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई ना कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने ना गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को ना जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित ये कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वो सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को उनके दंपत्ति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करना चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर ना रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी, वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता। वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शेर के समान आघात करती थी। उनमें रस न था,
उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी, धोखा था और था शुष्क नीरस शब्द आडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव सिंगार भी बुरा न लगता। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वो अपना रूप और यौवन उन्हें ना दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें ना थी। वो इन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य ही ना समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वो प्रभात समीर कहाँ था? पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली ना समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है? गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वो उनको समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख मलिन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वो सदैव इस ताप से जला करती, बांका सवार बूढ़े लद्दू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वो उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती? संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वो अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक न देती, मानो वो कोई पिशाचनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। ये पता लगाना कठिन था कि वो किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि ना जाने कहाँ की मनहूसिन है। अगर वो कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती। ना लाज है ना शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी, उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा ना लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मणी को अपने बागबान सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते हैं, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या। यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस के सिपाहियों की भांति निर्मला का पीछा करती थीं। अगर वो कोठे पर खड़ी है तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी, मेहरी से बातें करती है तो अवश्य ही उनकी निंदा करती होगी, बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। वो बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं।
तोताराम ने तेज होकर कहा। तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हैं, बात मुझसे निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों बनी हुई है, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे ना चाहिए। वही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने मेने ना दिया करे। ये कहते कहते निर्मला की आंखों में आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूंगा। अगर मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक्क करती है तो उनके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी, रख लिया। लेकिन इसके ये माने नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगो, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वो आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी? तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में आकर रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है शांत होकर रहो, ये क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वो दबने वाली औरत ना थी। एक तो उम्र में बड़ी, तिस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काटती थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे? उन्हें भाई की इस क्षुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी ना बनूंगी। अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह चलते देखूं, तो चुप साध लो, जो जिसके मन में आए करे। मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं तो ये मुझसे ना होगा। ये हुआ क्या जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताचना, बस उसने तार खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता, सुनता है कि तुम हमेशा खुच्चर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तीनों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी चलने लगता है। रुक्मणी, तो तुम्हारी यही मर्जी है कि किसी बात में ना बोलूं? यही सही, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्यों कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है नाटो खेती बहुरिया घर, मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा, बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था। बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं मुझे दिक करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं।
निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे ना रहा गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी। मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसे के लिए बार बार डिग करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तोता, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत ना सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई। तोताराम, तुम्ही ने इन्हें इतना शोक कर रखा है,